प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कोडरमा और गिरिडीह जिले की जमीनी हकीकत जानने के बाद आज मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। सचिवों के साथ सभी जिलों के उपायुक्त भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज झारखंड के दौरे पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की करेंगे समीक्षा। हर घर नल योजना पर होगा विशेष फोकस। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में धूप की आंख मिचौली जारी। हवा में नमी से हर तरफ छाई धुंध। अगले 72 घंटे तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री कर्नाटक में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में करीब 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शहर में आवाजाही के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित मुंबई मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। येलो लाइन जो कि दहिसर ईस्ट से डीएनए नगर को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेड लाइन जो कि दहिसर ईस्ट को अंधेरी ईस्ट से जोड़ेगी, इसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इन दोनों लाइनों की आधारशिला रखी थी। इन दोनों लाइनों को तैयार करने में तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क का काम अभी हो रहा है। पहले आइसोलेटेड एक लाइन था और फेज 1 का वो भी आइसोलेटेड थे, और ये एक लाइन से दूसरा लाइन का जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी टोटल मेट्रो नेटवर्क 2A 7 और 3 लाइन नंबर 1 तीनों मिलके एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और उसका रिजल्ट पब्लिक को, आम जनता को ये मिलने वाला है कि नॉर्थ साउथ प्रवास होने वाला है, सफर हो सकता है, और ईस्ट वेस्ट का भी सफर होने वाला है। प्रधानमंत्री मुंबई वन मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। यह मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा। इसे मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दिखाया जा सकता है और यह यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में सहायता भी करेगा। मुंबई में स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली इंफ्रा परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 7 सीवेज प्लांटों की अनुमानित लागत लगभग 17,200 करोड़ रुपए की होगी। ये मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 2,460 mld की होगी। इसके अलावा बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यह पहल लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, जांच और निदान जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मुंबई में 3 अस्पतालों, 360 बिस्तरों वाले भांडुप मल्टी स्पेशलिटी म्युनिसिपल अस्पताल, 306 बिस्तर वाले सिद्धार्थ नगर अस्पताल और गोरेगांव पश्चिम के 152 बिस्तर वाले होशिवारा मैटरनिटी होम के पुनर्विकास के लिए भी आधारशिला रखेंगे। एज अ मुंबईकर आपने देखा होगा, कोविड के टाइम में लोगों के लिए बेड अवेलेबल नहीं थे, लोगों के लिए आईसीयू बेड भी अवेलेबल नहीं थे, उनको कितनी सारी दिक्कतें की है। और जिस तरीके से शिवसेना ने 23 साल 25 साल यहाँ पे जो राज किया है, भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे, ये हर मुंबईकर जानता है। तो हम युवाओं को आशा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यहाँ का मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो या रोड हो, सब अच्छे होंगे और मुंबई को नई सौगात मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सड़क निर्माण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 6,100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके तहत मुंबई की 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा। बीएमसी रास्ते रिपेयरिंग करती थी,
और हर साल वही के वही खड्डे हो जाते थे। ये रास्ते जो बन रहे हैं वो मुंबई के 400 रास्ते एक साथ बन रहे हैं और वो कंक्रीट और सीमेंट से बन रहे हैं, जिससे कई सालों तक हमको रास्ते खड्डे मुक्त मिलेंगे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। इसे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों का हस्तांतरण भी शुरू करेंगे। मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले दिनों कोडरमा और गिरिडीह जिले का दौरा कर वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। श्री सोरेन आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में संचालित विकास योजनाओं की विधि व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों की तरह गांवों में बिजली, पानी, सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी बरतें और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। स्पष्ट कि अब इम्प्लीमेंटेशन का साल होगा, इस पर बहुत ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है और जो इसमें कोताही बरतेगा दंडित भी होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस बैठक का उद्घाटन कल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किया था। मशहूर कोवलम बीच पर G20 प्रतिनिधियों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। आज की बैठक में चर्चा का विषय है डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैसे सहयोग हो और हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे सुधार लाया जाए। इसी के साथ G20 के हेल्थ एजेंडा पर आज चर्चा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद दोपहर में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पर साइड इवेंट्स का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार करेंगी। उसके बाद प्रतिनिधि किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। वहीं प्रतिनिधि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी जाएंगे और केरल की कला और संस्कृति से रूबरू होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री शेखावत के दौरे को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन के नेतृत्व में टीम आज राजधानी रांची के हर घर नल योजना की समीक्षा करेगी। इस दौरान जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य भारत मिशन की झारखंड में प्रगति पर समीक्षा की जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से देश में मूलभूत सुविधाओं का भी तेज गति से विस्तार हो रहा है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। आकांक्षी जिला रांची में भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत हर घर नल योजना से ग्रामीणों को हर घर तक काम करने के लिए पानी पहुंचाने में आसानी हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची के पिठौरिया के ग्रामीणों को पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। गांव की महिलाएं मीलों दूर से सिर पर पानी ढोकर लाती थीं, मगर अब ऐसा नहीं है। आकांक्षी जिला रांची में अब ग्रामीणों को हर घर नल योजना की बदौलत शुद्ध पानी मिलने लगा है। केंद्र प्रायोजित योजना से गाँव में ही जल मीनार बनाया गया है, जिससे गांव के एक एक घर को पाइपलाइन के जरिए जोड़ा गया है। यहां घर घर नलों से निकलती जलधारा से खुशियां बिखर रही हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जीवन में आए इस बदलाव से महिलाएं खासी खुश हैं। ये तो बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर से लाते थे। टंकी बना है, उस समय से दिक्कत नहीं होता। पानी देता है तो अब नहीं जाते हैं लाने के लिए। हम लोग को पानी लेके कम से कम 2 बार पानी दे रहा है हम लोग को। इससे पहले हम लोग 1 किलोमीटर दूर से लाते थे पानी जाके। पानी के पीछे बहुत समय लगता था हम लोग का। अभी है कि चलो घर बैठे पानी मिल रहा है हम लोग का। हाँ, सब चीज अच्छा हो रहा है। अभी तो बहुत ही हो गया है सुविधा। पहले बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था लेने के लिए। अभी तो आया तो सब कुछ घरे में ही हो जाता है। पानी 2 टाइम मिलता है इस जगह पर, और जगह तो नहीं मिलता है।
कुछ साल पहले तक देश के दूर दराज के गांवों में पानी सर पर ढोना एक मुसीबत था, लेकिन अब वंचित इलाके के लोगों को भी सरकार की योजनाओं ने जल संकट से उबारकर उन्हें नल के पानी से सराबोर करते हुए उनकी आकांक्षाएं पूर्ण की हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और अब सीधे चलेंगे कर्नाटक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। यहां उस सुरापुर रियासत की धरोहर है जिसे महान राजा वेंकटप्पा नायक ने अपने स्वराज और सुशासन से देश में विख्यात कर दिया था। इस धरोहर पर हम सभी को गर्व है। भाइयों और बहनों, मैं आज कर्नाटका के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया हूं। अभी यहां पानी और सड़क से जुड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण से यादगीर, कलबुर्गी और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधा सीधा लाभ होने वाला है। यादगीर विलेज मल्टी वाटर सप्लाई स्कीम से भी जिले के लाखों परिवारों को पीने का साफ पानी मिलने वाला है। सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटका में पड़ता है, उस पर भी आज काम शुरू हुआ है। इससे यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए यादगीर के, कर्नाटका के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं बोम्मई जी की और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दल भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और 7 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 8 फरवरी को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 10 फरवरी है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 2 मार्च को मतों की गिनती की जाएगी। और जिसके लिए जिला में जो है पर्याप्त संख्या में हमारे यहाँ जो वीवीपैट जो है सो एप्लीकेशन जो है कार्ड को दिखाने पर वो जो अकाउंट को डाल सकते हैं। और ये सबसे हम बात आयोग के द्वारा उसमें जो डेट जो है वो मैं संक्षिप्त आप लोग बता देता हूँ कि डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन है वो 31 जनवरी है 2023 और इसी तरह से लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है 7 फरवरी को है। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो जो है सो 8 फरवरी को होगा और विड्रॉवल की जहाँ तक बात है वो जो है 10 फरवरी को होगा। और हमारे जिला में जो है सो रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव होगा वो आपको 27 फरवरी को होनी है और काउंटिंग जो है सो वो हम लोगों का 2 मार्च 2023 को होगा।
थर्सडे को, और सारी प्रक्रिया जो है सो डेट बिफोर चुनाव संहिता बहाल कर दी गई है। ये पूरे रामगढ़ जिले में बहाल रहेगी जब तक इलेक्शंस खत्म ना हो जाए। 2 मार्च इलेक्शन की काउंटिंग की डेट है और सारी प्रोसेस मिला के 4 मार्च तक इलेक्शन की प्रोसेस को खत्म कर लेना है। तब तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। परीक्षा पे चर्चा को लेकर झारखंड के विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थियों को लगता है कि उनके मन की दुविधा का रास्ता प्रधानमंत्री दिखाएंगे। फरवरी और मार्च का महीना एग्जाम का महीना होता है और उससे पहले प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा। उसको लेकर लगातार स्कूलों में जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है। बच्चों में एक तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज जब हम सेंट्रल स्कूल हिनू में पहुंचे तो यहाँ भी सारे बच्चों में इस बात को लेकर उत्सुकता था कि परीक्षा पे चर्चा जब प्रधानमंत्री करेंगे तो उनके मन में जो सवाल है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा उसमें उनका समाधान मिलेगा और इनके अपने भी सवाल है। आज हम इन बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री के जो ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है उसको लेकर इनके मन में क्या कुछ उत्सुकता है और वो किस तरीके से अपने आप को एक मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो इन पे उसका असर होगा। कैसे आप लोग उत्सुक है सुनने को? सर बहुत ही अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट करते हैं। हमें बहुत मोटिवेशन भी उनसे मिलता है। हमारा जो डर रहता है अंदर का वो भी हमारा बहुत कम होता है और परीक्षा पे चर्चा से हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। कैसे इंतजार कर रहे हैं आप लोग सुनने के लिए? सर जैसे कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को हम सभी को एक सीख देते हैं कि कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए और वो कितना आवश्यक है हम सभी के लिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेटर करने का ऑप्शन मिलेगा। बेटर करने का ऑप्शन मिलेगा। कितना इंतजार रहता है आप लोग को? बहुत इंतजार है। परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की नहीं, जीवन की भी होती है। तो ये परीक्षा पे चर्चा हमें आगे के जीवन में भी सफलता दिलाएगा। परीक्षा या तो सीख देती है या सफलता देती है। तो सीख या सफलता आपके मन में क्या कुछ है? जैसा कि पिछले साल हमने देखा कि कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने हम बच्चों से बातचीत करके हमें ये सीख दिया कि नहीं, हमें उस डर से जीतना है, हमें परीक्षा से डरना नहीं है बल्कि परीक्षा में और उत्तीर्ण करना है। उस कोरोना काल में भी हमें ये सीख दे गए नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए किस तरीके से बच्चे आज के समय में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जब संवाद करते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा वो मोटिवेशन होता है। कैसा आप लोग को इंतजार है? परीक्षा पे चर्चा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें हमारा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है उसके कारण। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और परीक्षा में हम बहुत उत्तीर्ण कर पाते हैं। परीक्षा जो है वो एक डर का माहौल नहीं होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की कोशिश है। और जब हम हिनू कैंपस में पहुंचे तो बच्चों से बात करने के बाद ऐसा लगता है इनके मन में भी परीक्षा एक उत्सव लग रहा है। जी, हमारे लिए प्रधानमंत्री से सामने अपने सारे सवाल रखना बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे सारे सवालों का जवाब भी देते हैं। इससे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स को भी बहुत वो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, हम अपने बच्चों के साथ परीक्षा के टाइम कैसे व्यवहार करें, किस तरीके से उनको नॉर्मल करें और उनकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए। तो देखिए किस तरीके से बच्चे अब सोचते हैं कि घर में जो दबाव होता था एग्जाम के समय, उनके माता पिता के जो एक्सपेक्टेशन थे वो भी अब थोड़े कम हो रहे हैं। बच्चों में डर जो है वो खत्म हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है कि परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। डर खत्म हुआ है परीक्षा का? जी हाँ, डर खत्म हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री हमें स्पीच देते हैं, मोटिवेट करते हैं। हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है और पेरेंट्स भी इससे मोटिवेट करते हैं। हमारे स्कूल टीचर्स भी हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। डरने नहीं बोलते कि आप जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा। हमारे टीचर्स भी बहुत हमारा ख्याल रखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हमारे डर को हटाते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जी से जब ये लोग सुनते हैं तो इनके मन का डर खत्म हुआ है और ये एक जो कहते हैं ये सीख, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो होता है वो परीक्षा जो जब वो देते हैं तो उनका एक पायदान होता है, अगली सीढ़ी पे चढ़ने का पायदान होता है और उसमें अगर कोई टेंशन ना हो तो निश्चित तौर पर उस सीढ़ी में चढ़ना बहुत ही आसान होगा। क्या लगता है? जी सर, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। जैसे पहले बहुत प्रेशर्स होते थे लेकिन अभी के टाइम में हमें बैलेंस करना सिखाया जा रहा है कि कैसे हमें हमारे एजुकेशन और सोशल लाइफ दोनों के बीच में एक इक्वल बैलेंस रखना है और कंपटीशन बहुत है तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है। 10th एक फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है और इसको कितने अच्छे से हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं एज अ स्टडी, ये बहुत ग्रेट है। तो स्टडी को एंजॉय करना है
ऐसा इन बच्चों का कहना है। और वैसे में परीक्षा अपने आप आसानी से वो राह जो है वो मंजिल आसानी से हासिल करते हैं। क्या हाँ, ज़रूरी है कि हम डरे ना और अच्छे से पढ़े। जैसे साइंस है, साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग मन लगा के पढ़े और अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़े तो परीक्षा मुश्किल नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमें डरना नहीं चाहिए, तो हम ना डरे और एग्ज़ाम अच्छे से दें, यही बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि अपना गोल, आपके जो इंटरेस्ट है उसके जरिए अपना गोल आप तय करें। तो क्या लगता है कि अब वो दबाव खत्म हो गया कि घर में पहले प्रेशर होता था कि नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, ये प्रेशर खत्म हुआ है? जी हाँ, ये प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हुआ है और हम सोचते हैं कि हमें अपने फ्रीली माइंड से हमें काम करना चाहिए और अच्छे तरीके से, मतलब जो प्रधानमंत्री ने हमारे लिए जो आयोजित किया है उनसे हम सीख सकते हैं और उनसे काफ़ी कुछ हम नए तरीकों को सीख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और फ्रीली काम कर। उत्सुक हैं इसको लेकर? इसके लिए तो सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परीक्षा पे चर्चा की है, बहुत अच्छी बात है। इससे थोड़ा डर कम लग रहा है और परीक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं और अच्छे से। परीक्षा के लिए बच्चे मेंटली तौर पर अब तैयार हो रहे हैं। तैयार हो? जी पूरी तरह से तैयार है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का भी आउटलुक प्रधानमंत्री की वजह से चेंज हुआ है और अब वो लोग भी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। सपोर्टिव पहले से भी थे, अभी भी अब ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं। मेरे पेरेंट्स तो पहले से ही बहुत सपोर्टिव थे और जैसे ये स्कूल में यहाँ के टीचर का इतना ज़्यादा अच्छा माहौल रहता है कि अगर एक क्वेश्चन में हम लोग को डाउट भी आता है या हम लोग का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है तो टीचर हम लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ही जल्दी बूस्ट अप कर देते हैं। तो उसके चलते हम लोग को बहुत एक फ्रेंडली माहौल मिलता है और टीचर हम लोग कॉन्फिडेंस इतना अच्छे से बढ़ा देते हैं कि हम लोग को एग्जाम का जो एग्जाम फियर रहता है वो खत्म हो गया है। एग्जाम का डर खत्म हो गया है। ये सर ऑफ कोर्स टीचर्स इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और पेरेंट्स भी हैं कि हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर तो खुद अब न्यूज़ पे आके हम लोग को इतना मोटिवेट करते हैं तो फिर अब सब कुछ सही लगता है। तो प्रधानमंत्री जब खुद आकर इन बच्चों से संवाद करते हैं, इनका मोटिवेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी जो ये अगली पीढ़ी है जो देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार है, उनमें अगर परीक्षा का डर खत्म हो रहा है तो आने वाले दिनों में वो अपनी सीढ़ी को, अपने जो उनके इच्छा है, अपने जो उनके मंजिल है उसको वो आसानी से हासिल कर सकेंगे। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। मोटे अनाज को देश और विदेश में लोकप्रियता दिलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मिलेट्स के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। मिलेट घोषित किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट में इस वक्त आप देखें तो आईटीसी ने खास तौर पर जो ये पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया है वो मिलेट के ऊपर आधारित है। इधर आप स्टार्टर्स देखें तो स्टार्टर्स भी पूरी तरह से मिलेट्स के बने हुए हैं जिसको लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मिलेट्स को काफ़ी पोषण से भरा हुआ माना जाता है, प्रोटीन और कैल्शियम से रिच माना जाता है और इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। अब मेन कोर्स में भी हम देखें तो बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो मिलेट बेस्ड हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया जाए और इंटरनेशनल लुक दिया जाए। मेरे साथ आईटीसी के शेफ जो हेड शेफ हैं मनीषा वसीम जी हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद मैम। कितना चैलेंजिंग था मिलेट को यूज़ करना ऑल मिलेट डिनर के लिए? तो आईटीसी होटल्स के लिए हमने तो मिलेट काफ़ी सालों से शुरू किया हुआ है अपने मेन्यू में। खाली हमने देखा कि कैसे इसको इंटरेस्टिंगली इनकॉर्पोरेट करें अपने मेन्यू में। हमने इसको वेस्टर्न में भी डाला, इंडियन में भी डाला, इसका हलीम भी बनाया, इसका पैनकेक्स भी बनाया। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इंटरेस्टिंग बट नॉट डिफिकल्ट। जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, अभी बहुत सारे डिप्लोमेट्स भी हैं यहाँ पर, वो किस तरह से इसको ले रहे हैं? बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, थोड़ा सा हम ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि एक और नए तरीके से मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेट इज द वे फॉरवर्ड एक्चुअली, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे पानी की स्केर्सिटी है और हमको बाय 2050 ऑलमोस्ट सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल वी हैव टू फीड मोर। तो मिलेट इज द बेस्ट आंसर टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मिलेट कम पानी में उगता है। गेहूं और चावल की तरह इतना पानी की इसको जरूरत नहीं है। और जब हम इसका जैसे रिजोटो बनाते हैं जो इंटरनेशनल फूड है, या इसका पास्ता बनाते हैं, इसका खाउसवे बनाते हैं, तो इंटरनेशनल फ्लेवर आ गया है। तो वी हैव शोन दैट यू कैन यूज मिलेट इंडियन ग्रेन फॉर एन इंटरेस्टिंग ग्लोबल फूड एज वेल। हमने बाजरे की खीर बनाई है। तो बाजरा इज अगेन वेरी ट्रेडिशनल इंडियन ग्रेन। नॉर्मली खीर या फिरनी चावल की बनती है, हमने बाजरे की बनाई है। या हमने रागी का हलवा बनाया है, जैसे नॉर्मली हलवा आप सूजी का बनाते हैं या मैदे या आटे का बनाते हैं, हमने रागी का बनाया। तो देयर वेरियस कॉम्बिनेशन दैट वी वर्कड ऑन एंड द रिजल्ट हैज बीन वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशनल एक तरह से वैल्यू है हमारी, उसको फिर से ग्लोबल दिशा देने की जरूर कोशिश की जा रही है और आईटीसी मौर्या का ये जो प्रयास है वो काफी हद तक अपना रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आप लोग के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज। केंद्रीय रेल राज्य
मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे ने कल पाकुड़ में मंडल, पंचायत और विधानसभा स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एक बूथ 50 यूथ के फॉर्मूले पर काम करते हुए राजमहल संसदीय क्षेत्र में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का मंत्र दिया। मौके पर श्री दानवे ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ पार्टी अगले आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रामगढ़ जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी और महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सहगल समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा रामगढ़ के एक निजी सभागार में जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि पूर्व में जनसंख्या असंतुलन के कारण विभाजित हो चुके भारत में पुनः विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। 18% आबादी यानी कुल विश्व की 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कुपोषण, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इस सब की अगर जननी है तो वह बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या है। साथ साथ जनसांख्यिकीय असंतुलन, जिस देश का विभाजन 75 वर्ष पूर्व जनसांख्यिकीय असंतुलन के आधार पर हुआ हो, उस देश में पुनः जनसांख्यिकीय असंतुलन होना भविष्य में एक और विभाजन को न जन्म दे दे, उसके लिए हम देश भर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। जम्मू कश्मीर से आई जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता सहगल ने सरकार से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 25 राज्यों में पहुंच चुका है और देश से यही मांग है, सरकार से यही मांग है कि देश में सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अविलंब ये कानून बनना चाहिए और सख्त से सख्त ये कानून बनना चाहिए। फाउंडेशन की रामगढ़ जिला प्रभारी अर्चना महतो ने बताया कि देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए फाउंडेशन जागरूकता अभियान चला रही है। जनसंख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कहते हैं बढ़ती जनसंख्या परमाणु बम से भी खतरनाक है, तो इसको कंट्रोल के लिए इसके एक कानून मतलब कड़ी कानून बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों से इन लोगों ने जो मुहिम छेड़ा है उसमें हम रामगढ़ वासी भी शामिल हैं और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कड़ी से कड़ी कानून बने और कहीं भी इस जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सके। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 9 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत फाउंडेशन द्वारा रामगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कोडरमा और गिरिडीह जिले की जमीनी हकीकत जानने के बाद आज मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। सचिवों के साथ सभी जिलों के उपायुक्त भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज झारखंड के दौरे पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की करेंगे समीक्षा। हर घर नल योजना पर होगा विशेष फोकस।